फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। देखिए, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, यानी जो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा या तो उससे विद्युत प्रोड्यूस होगी और या जो विद्युत बाहर से प्रवाहित करेंगे उससे कोई रासायनिक परिवर्तन होगा सेल के अंदर। ये सब कुछ होता है सेल के अंदर, लेकिन सेल के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन की वजह से होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी सेल हो, किसी भी तरह से कोई रिएक्शन हो, वो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही ये सारी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मतलब या तो आपके पास एक सेल है, आपको मालूम है सेल के अंदर, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पिछले साल थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ाई है तो उसमें भी बताया हमने कि ये जो सेल है इसके अंदर एक तरफ इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक कहलाता है कैथोड, एक कहलाता है एनोड। यहाँ पर कोई एक रिएक्शन होती है जो या तो ऑक्सीकरण होगी या अपचयन होगी, यहाँ पर कोई एक रिएक्शन होती है जो ऑक्सीकरण होगी या अपचयन होगी। ठीक है ना, तो हम पुरानी डेफिनेशन से लेकर नई डेफिनेशन तक सब आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो सेल में होने वाली अभी क्रियाएं पहले बताएंगे, उसके बाद में फिर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे, उसके बाद में ईएमएफ बताएंगे यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, है ना, और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें सेल बताएंगे, सेल कितने तरह के होते हैं, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। रेसिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध और कंडक्टेंस यानी चालन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन इसको सबसे पहले आपको एक डिटेल्ड स्टडी करना है ऑक्सीकरण अपचयन की या रिडॉक्स अभिक्रियाओं की, कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक तरफ लिख लीजिए आप ऑक्सीकरण, और एक तरफ आप लिख लीजिए अपचयन। तो ऑक्सीकरण क्या होती है, पहली, किसी भी एलिमेंट से या तत्व से या मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे आपने यहाँ PbS लिया, ऑक्सीजन की यहाँ रिएक्शन कराई, क्या बना, PbSO4, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आप देख लीजिए, ऑक्सीजन जोड़ रही, ऑक्सीकरण हो रहा है। और अपचयन क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना या रिमूवल। ऑक्सीजन का निकलना जो है वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। अब जैसे आपने यहाँ लिया Al2O3, यहाँ पर आपने इसकी कार्बन के साथ रिएक्शन करा दी, जब कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2Al बन जाएगा और 3CO बन जाएगा, यानी यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। इसके मतलब ये तो अपचयन हो रहा है और ये ऑक्सीकरण हो रहा है, कुछ कहने की बात ही नहीं है ना, बहुत आसानी से बता देंगे। उसके बाद में फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी डेफिनेशन, किसी भी तत्व या पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन का रिमूवल यानी हाइड्रोजन का निकलना और इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन का निकलना। जैसे यहां लिखा है CH4, यहाँ पे बन गया CO2 प्लस 2H2O। ध्यान से देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, जब हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर यहीं पर हम ये लिख देते C प्लस प्लस 2H2 और क्या बन जाता, CH4, तो ये क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वो अपचयन और हाइड्रोजन का निकलना जो है वो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन जो आधुनिक है और इसको हम लोग देखते हैं। आधुनिक डेफिनेशन क्या है,
किसी परमाणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलना ठीक। जैसे यहां पर देखिए आप Zn लिखा है, यहां लिखा है Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, किसी परमाणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। अब हमने आयन भी कहा है तो हम आयन भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीकरण, या यूं लिख दें साहब Fe3 पॉजिटिव है, सॉरी 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर हो गया Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। तो ये क्या है, ये साहब आपका सब कुछ जो है वो ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद अपचयन क्या है, किसी परमाणु अथवा आयन पर इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना जो है वो अपचयन कहलाता है। किसी परमाणु अथवा आयन पर इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना अपचयन कहलाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं, बहुत पहले डेफिनेशन लिखा चुके हैं, डेफिनेशन कोई आपसे नहीं पूछने वाला है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है Zn2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, क्या बन गया Zn। यहाँ पर लिखा हुआ है Fe3 पॉजिटिव, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, रह गया Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पर लिखा है Sn4 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब आप लोग सोच लीजिए इतनी देर में कि कितना पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा। जब 2 पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये आपका अपचयन हो रहा है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद में एक चीज आती है अगली, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, हम आपको बताते हैं। मिटा दो इसे, तो सब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है यार। एक बार फिर से सुनिए, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है अष्टक नियम। अष्टक नियम के मतलब क्या होते हैं कि किसी भी तत्व में अगर 1 से ज़्यादा कक्षा है तो उसे स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टक बोलते हैं, और ये अष्टक नियम है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीकरण संख्या की डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि किसी तत्व की वैलेंशियल यानी संयोजक कक्ष में उपस्थित वो इलेक्ट्रॉन जो इसके ऑक्सीकरण में भाग लेते हैं उसे हम ऑक्सीकरण संख्या अथवा ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आप लोगों ने वैलेंसी में पढ़ा है कि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +2 के बीच में हो सकती है। तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 से +2 के बीच में। ठीक है, अब बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6वां इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। जब 6वां इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या है कि किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित वो इलेक्ट्रॉन जो इसके ऑक्सीकरण में भाग लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या अगर त्याग दिए तो +2, मतलब इसने अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे तो +2 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, और अगर ग्रहण किए हैं तो फिर माइनस में ऑक्सीकरण संख्या आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम वो नियम फॉलो करेंगे जिनकी वजह से ऑक्सीकरण संख्या निकाली जा सकती है। देखिए हम एक एक करके आपको बताते चले जाते हैं। ठीक है,
ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के नियम। ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने का पहला नियम क्या है? देखिए क्या कहते हैं कि मुक्त अवस्था में किसी तत्व, परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या सदैव शून्य होती है। देखिए मुक्त अवस्था में किसी परमाणु, अणु अथवा तत्व की ऑक्सीकरण संख्या सदैव शून्य होती है। जैसे यहां पे लिखा है आपका Au, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ लिखा है O3, कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। लिखा है KMnO4, एक मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। कहीं लिखा है Cl2, कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से मुक्त अवस्था में कोई एलिमेंट हो, कोई परमाणु हो, चाहे कोई अणु हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। दूसरी बात क्या है, किसी आयन पर जितना तथा जैसा आवेश उपस्थित रहता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? किसी आयन पर जितना तथा जैसा आवेश उपस्थित रहता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। ओके, जैसे लिखा है यहाँ पर Au के ऊपर 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीकरण संख्या +3। Sn पर लिखा है 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीकरण संख्या +4। Sn के ऊपर लिखा है +2 चार्ज, ऑक्सीकरण संख्या +2। Cu पे लिखा है 1 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीकरण संख्या +1। Cl के ऊपर लिखा है -1, ऑक्सीकरण संख्या -1। ठीक है, तो जितना और जैसा चार्ज मौजूद रहेगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। अगली बात क्या है, देखिए मिटा दूं इसको। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ए ग्रुप के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1, सेकेंड ए ग्रुप के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 तथा थर्ड ए ग्रुप के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। क्या है? तीसरी बात, फर्स्ट ए, सेकेंड ए तथा थर्ड ए समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1, +2 तथा +3 होती है। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप, इसमें कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम को भी छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ये सब जब किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, यानी बॉन्डेड स्टेट में, बंधीय अवस्था में जब बंधे हुए हैं, तब इनकी ऑक्सीकरण संख्या ऐसी होगी। इसकी +1 ऑक्सीकरण संख्या याद कैसे रखेंगे? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप क्या हो गई? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। इसको आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या इसकी नहीं लिखते क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सेकेंड है
हाँ जी, तो देखिए फिर क्या है, क्या सेकेंड ए ग्रुप ले लें। सेकेंड ए ग्रुप में सबसे पहले आपके पास है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बैरियम और उसके बाद में है रेडियम। रेडियम मत लीजिए क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और लिखेंगे क्या हम लोग, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। बाप राजी करेगा भी क्या बेचारा है। तो बेटा BE, मांगे MG, कार CA, स्कूटर SR और बाप BA और राजी RA। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। तीसरा है आपका थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप में आपके पास है थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप में है आपके पास बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आपके पास ये 3 ग्रुप तो हमने बता दिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्योंकि त्यागेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दूसरे का +2, तीसरे का +3। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है और -1 भी होता है। कैसे, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 तथा -1 होती है। कैसे होती है +1? ये है आपका हाइड्रोजन, जब ये धातुओं के साथ जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है, हाइड्राइड कहलाता है। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। लेकिन बोरान को छोड़कर, बोरान एक्सेप्शन है ये, ठीक। बोरान में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। सॉरी, यह अधातु में अधातु है ये, इसलिए इसको यहाँ पर ना लिखेंगे, आगे लिखेंगे, यहाँ पर नीचे। अधातुओं में ये हाइड्रोजन ही कहलाएगा और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। लेकिन बोरान को छोड़ दीजिए, बोरान में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, बोरान को छोड़कर। अब भाई मुश्किल ये आ रही है कि हम कैसे बताएं कि कौन से धातु कौन से अधातु। ध्यान रखिए, आपके पीरियाडिक टेबल में S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, ये सब क्या हैं, ये धातु हैं। तो इनके जो भी एलिमेंट होंगे वो सब धातु तत्व होंगे। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1 होगी। यहां पर क्या है, थर्ड ग्रुप को छोड़ दीजिए, थर्ड ए ग्रुप को छोड़कर P ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब के सब अधातु हैं। और जब अधातु हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 लिखी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आती है। तो अगला क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +2 के बीच में होती है। कैसे, देखते हैं। ये तो हटा दूं,
ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +2 के बीच में होती है। बहुत कभी कभी इसकी ऑक्सीकरण संख्या सुपर ऑक्साइड में -1/2 भी हो जाती है। तो देखिए -2 कहाँ पे है? अधिकतर यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। जब कहीं पर ऑक्साइड आ जाए तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जब कहीं सुपर ऑक्साइड आ जाए, सुपर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। देखिए जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, बेरियम पर ऑक्साइड है, इन सब में -1 होगी। सुपर ऑक्साइड K2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब कुछ केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, जैसे F2O2 है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। F2O है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको एक एलिमेंट दिया गया H2SO5, इसमें पूछा आपसे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो हम लोग ऑक्सीजन की बिना धड़क कुछ करे हुए यहाँ लिख देंगे H2 + -2 × 5 = 0, या 2 + S - 10 = 0। S = कितना आ गया? +8 आया। क्या ये ऑक्सीकरण संख्या सही है? नहीं, ये ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल सही नहीं यार, तो इसको हम लोग काट देंगे। फिर इस कंडीशन में हम लोग करें क्या? इस कंडीशन में हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि हाइड्रोजन इसकी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आए। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वजह क्या है? वजह यह है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो भाई मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेगा जब 6 हैं? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 8 नहीं हो सकती, 6 ही होगी। देखिए कैसे होगी। अब हम लोग क्या करें कि इसका स्ट्रक्चर बनाएं। पहले आप इसको उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए और या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग बार बार कहते हैं कि हम लिख नहीं पाते। अगर हम घंटा भर यहाँ खड़े रहेंगे तो आप हमें देखते देखते बोर हो जाएंगे, ठीक है ना? बताओ, देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। H2SO5 देखा, ध्यान से देखें, HOS डबल बॉन्ड O OH, देखिए आ गया परऑक्साइड बॉन्ड। बस यहाँ पर क्या है, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी -2, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ +1 हो गया। अब देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। +1, 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस वो ऑक्सीजन जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, कितने हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस सल्फर ऐसे लिख दीजिए, प्लस वो ऑक्सीजन जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, कितने हैं? 2। टोटल पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। तो 2 - 6 + S - 2 = 0। -2 से +2 कैंसिल हो गए, S = आ गया +6। यही तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था, ठीक है। एक बात और कि वो तत्व जो किसी ग्रुप में मौजूद हैं उससे ज़्यादा उनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं होगा, ठीक है। वे तत्व जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मौजूद है, जैसे मान लीजिए कोई 7th ग्रुप में मौजूद है, जैसे 7th A ग्रुप का Cl है, तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो हम आपको बता रहे हैं। Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो भैया ये 7 ही इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा, 7 से ज़्यादा तो नहीं लूज कर सकता। अगर इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर +7 ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्यों इसलिए बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है जिस वक्त हम लोग सेल रिएक्शन देखें तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद में फिर एक लास्ट पॉइंट इसका वही कि ऐसे एलिमेंट्स जो जिस ग्रुप में मौजूद रहेंगे उससे ज़्यादा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट पता नहीं क्या है, 6th है शायद है। किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या
उस समूह से अधिक नहीं हो सकती जिसमें ये उपस्थित है। ठीक है, उस समूह से अधिक नहीं होगी जिसमें ये उपस्थित है। अब भाई हमने आपको इसका एक एग्जाम्पल बता दिया H2SO4 है। अब आगे चलें, आगे देखिए, इसको मैं आज समझा रहा हूँ लेकिन बताऊँगा कल आपको कैसे, अभी दिखाता हूँ। हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमने आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल और अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ आपको सेल भी पढ़ना है। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक से समझिए और अच्छे से समझिए, मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है पढ़ने के लिए। यहाँ पर आपके पास आपने क्या किया, 2 कंटेनर ले लिए। ठीक है, एक कंटेनर ऐसे लिया जिसमें एक मेटल इलेक्ट्रोड यानी एक धातु की छड़ ली और उसको या तो अम्ल में डिबो दिया। अम्ल कैसा होना चाहिए? तनु, पतला अम्ल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया, पतला अम्ल, और यहाँ पर आपने जिंक धातु का इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या किया, यही जिंक धातु लिया और इसको इसके विद्युत अपघटनी विलयन में डुबो दिया। विद्युत अपघटनी विलयन के मतलब क्या है? जैसे आपने ये जिंक लिया, फिर एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और इसको पानी में घोल दिया। जिंक सल्फेट लिया और उसे पानी में घोल दिया, तो एक्वा सॉल्यूशन या जलीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, आप जैसे ही चाहे जिंक की मेटल का इलेक्ट्रोड है उसको आप एसिड में डालें और चाहे उसके विद्युत अपघटनी विलयन में डालें, 2 तरह की रिएक्शंस होने लगती हैं। पहली रिएक्शन क्या होगी कि धातु के कण जो हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और धन आयनों के रूप में विलयन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आपने क्या किया, पहला पॉइंट क्या होगा कि धातु के कण इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में पहुंचेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? धातु का विलयन दाब। ठीक, फिर क्या होगा, दूसरी चीज क्या होगी, यहां पर से मान लीजिए धातु के जो आयन है वो क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ललचा जाएंगे और यहाँ से ये जो है ये लपक के इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और मुक्त धातु के रूप में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाएंगे। क्या करेंगे? धातु के धन आयन विलयन से इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और जाने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद मुक्त धातु के रूप में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? धातु का विलयन का परासरण दाब कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? दूसरी बात, धातु के धनायन इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु के रूप में एकत्रित होंगे। ये क्या कहलाएगा? विलयन का परासरण दाब। ठीक है, अब आप देखिए यहां से मान लीजिए आपके पास 100 आयन निकल रहे हैं और यहां से आपके 70 आयन निकल रहे हैं। यहां 70 आयन पहुंच रहे हैं, यहां 100 आयन आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस या अंतर आ गया। इस अंतर की वजह से इलेक्ट्रोड पर एक तरह का विभव उत्पन्न हो जाएगा या खिंचाव पैदा हो जाएगा। इसी विभव को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और इस तरह से जो आपको युक्ति या सिस्टम मिला है उसको क्या बोलेंगे? अर्ध सेल कहेंगे। तो क्या कहते हैं कि धातु के विलयन दाब तथा विलयन के परासरण दाब में अंतर उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रोड पर एक प्रकार का विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इस प्रकार प्राप्त युक्ति को अर्ध सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में लिखेंगे हम लोग कल
अच्छे से याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।